हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति और काल्पनिक गति से रिलेटेड घूर्णन स्पेक्ट्रम और कंपनिक स्पेक्ट्रम के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम और द्विपरमाणु अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रम, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम और काल्पनिक स्पेक्ट्रम से संबंधित न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम। किसी पदार्थ की गैसीय अथवा वाष्पीय अवस्था में ऊर्जा देने पर एक कंपनिक ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों से दूसरे कंपनिक ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण हो जाता है। अर्थात एक कंपनिक ऊर्जा स्तर से रिलेटेड बहुत सारे घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं, उनका दूसरे कंपनिक ऊर्जा स्तर के घूर्णन ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण होता है, जिससे हमें अति निकट स्थित स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम की कुल ऊर्जा। यदि किसी द्विपरमाणु अणु की कंपन तथा घूर्णन विद्याओं में किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही है तो अणु की कुल ऊर्जा कंपन और घूर्णन ऊर्जाओं के योग के तुल्य होती है। इसे बोर्न ओपेनहाइमर परिकल्पना कहते हैं। अतः कंपन घूर्णी ऊर्जा EVJ, जहाँ V कंपन गति के लिए है और J घूर्णन गति के लिए है, हो जाएगा V + ½ h क्रॉस ओमेगा जो कि कंपनिक ऊर्जा है, प्लस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i J+1 जो कि घूर्णी ऊर्जा है। इन दोनों के योग के बराबर होगा, जहाँ J घूर्णन क्वांटम संख्या है और V कंपन क्वांटम संख्या है। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम आरेखीय दिखाया गया है। यहाँ पर नीचे V 0 के रेस्पेक्ट में हमारे पास विभिन्न ऊर्जा स्तर J 0, 1, 2, 3, 4 के लिए है। ऐसे ही V 1 के लिए भी विभिन्न ऊर्जा स्तर J 0, 1, 2, 3, 4 है। वर्ण नियम या चयन नियम कहता है डेल V का मान भी 1 ± 1 होना चाहिए और डेल J का मान भी ±1 होना चाहिए। अगर हम अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें, अवशोषण कंपनिक स्पेक्ट्रम की बात करें, तो कंपन कांस्टेंट V और V वेरिएबल जो कंपन क्वांटम संख्या है V 0 से V 1 में संक्रमण होगा, तो यहाँ अवशोषण होगा। यहाँ संक्रमण भी दो तरह का हो सकता है कि V 0 से V 1 में जो संक्रमण होता है उसमें या तो संक्रमण डेल J 1 को फॉलो करता है या डेल J -1 को फॉलो करता है। तो अगर डेल J +1 को फॉलो करता है तो V 0 के J के विभिन्न ऊर्जा स्तरों से V 1 के J के उनसे एक उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगा। जैसे यहाँ नीचे J 0 से 1 में हो रहा है और 1 से 2 में, 2 से 3 में हो रहा है, तो यहाँ डेल J 1 को फॉलो करता है। इसे हम Q शाखा कहते हैं। ऐसे ही अगर डेल J -1 की बात करें तो इसे P शाखा कहते हैं और इसमें V 0 से V 1 में जो संक्रमण होंगे उसमें डेल J की वैल्यू -1 होगी। अर्थात यह J 4 से 3 में जाएगा, 3 से 2 में जाएगा, 2 से 1 में जाएगा। तो इस तरह से हमें काल्पनिक घूर्णी ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, उनके बीच में संक्रमण प्राप्त होता है। चित्रानुसार कंपन क्वांटम संख्या V 0 से 1 में घूर्णन ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। तो वही हम दोबारा देख लेते हैं। कंपन घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु आवश्यक वर्ण नियम है डेल V ±1, डेल J ±1। तो ये हम देख चुके हैं कि संक्रमण के फलस्वरूप हमें दो प्रकार की शाखाएं प्राप्त हुई। डेल J -1 है, उसे P शाखा कहते हैं और J से J -1 में संक्रमण होता है। और डेल J +1 है, उसे R शाखा कहते हैं, इसे R कह दिया है तो आप डेल J 0 वाले को Q शाखा कह देंगे। तो इसे अगर R शाखा कहते हैं तो इसमें J से J+1 में संक्रमण होते हैं और डेल J 0 संक्रमण नियमानुसार निषेध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ν 0 के संगत हमें जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो वो कंपनिक स्पेक्ट्रम के कारण होगा। घूर्णन स्पेक्ट्रम उसमें नहीं आता है, तो ν 0 के संगत होता है। इसे Q शाखा कहते हैं और यह सिर्फ शुद्ध कंपनिक स्पेक्ट्रम होगा। कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम की सहायता से P शाखा व R शाखा की आवृत्तियों की गणना की जा सकती है, जिसके लिए EVJ V + ½ h क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i J+1 से निकाला जा सकता है। P शाखा के लिए आवृत्ति ν P E V 0 से 1 में संक्रमण हो रहा है तो E1 J -1 - E0 J। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से 1 में संक्रमण हुआ है V के लिए और यहाँ पर P शाखा है, इसलिए डेल J की वैल्यू होगी -1, अर्थात J से J -1 में संक्रमण होंगे। तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया E1 J -1 - E0 J। यहाँ पे
इससे इसमें संक्रमण हुआ है तो इनकी ऊर्जाओं का अंतर अपॉन में h हो जाएगा। अब पी शाखा के लिए आवृत्ति, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा न्यू पी इज इक्वल्स टू 1+1/h 3/2 h क्रॉस ओमेगा प्लस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i j-1 j माइनस हाफ h क्रॉस ओमेगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i j+1। यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास न्यू पी आ जाएगा 1/h h क्रॉस ओमेगा नोट माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई इंटू जे। अब यहाँ पर हम एक h क्रॉस को h अपॉन 2 पाई रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी न्यू पी इज इक्वल्स टू न्यू नोट माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 पाई जे। ये पी शाखा की आवृत्ति है। ऐसे ही आर शाखा की जब हमें आवृत्ति निकालनी है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आर शाखा हमें तब प्राप्त होती है जब v इज इक्वल्स टू 0 से 1 में संक्रमण होता है और यहाँ पर डेल जे की वैल्यू होती है +1 और +1 होने के लिए जे से j+1 में संक्रमण होंगे, अर्थात E0j से E1j+1 में संक्रमण होंगे। तो यहाँ से आवृत्ति न्यू आर निकाल लेंगे, E1j+1 की वैल्यू पुट कर देंगे और E0j की वैल्यू भी पुट कर देंगे। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद, इसके सॉल्यूशन के बाद इसको सरल करने पर, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास न्यू आर आ जाता है 1/h h न्यू नोट प्लस h क्रॉस अपॉन आई h अपॉन 2 पाई j+1। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो न्यू आर हमारे पास आ जाएगा न्यू नोट प्लस h क्रॉस अपॉन 2 पाई j+1। ये आरवी शाखा की आवृत्ति है, न्यू नोट प्लस h क्रॉस 2 पाई j+1। ऐसे ही हमारे पास न्यू पी की आई थी न्यू नोट माइनस h क्रॉस अपॉन 2 पाई j, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है प्लस h क्रॉस अपॉन 2 पाई j+1। ऐसे ही हम न्यू आर और न्यू पी के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं। कम विभेदन क्षमता युक्त स्पेक्ट्रोमीटर कंपन घूर्णी स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने पर पी शाखा और आर शाखा हमें एक ही बैंड के रूप में दिखाई देगी, ना कि संक्रमण रेखाओं के रूप में। अतः कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम को कंपन घूर्णन बैंड भी कहा जाता है। अब हम घूर्णन स्पेक्ट्रम, कंपनिक स्पेक्ट्रम और कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, H2 अणु तथा सम्मित बहुपरमाणु अणु जैसे CO2, CH4 आदि अध्रुवीय अणु होते हैं, ऐसा क्यों? ये दृढ़ घूर्णन पदार्थों के लिए क्वेश्चन है। इससे आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी में से मोस्टली पूछा जाता है। तो इसका आंसर है विषमस्त अणु जो मूल ऊर्जा स्तर में सम्मित होते हैं, अर्थात जिनकी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, वे विद्युत चुंबकीय विकिरणों से अन्योन्य क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं प्राप्त होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक CO अणु का जड़त्व आघूर्ण दिया है हमें, जिसकी वैल्यू है 1.46 × 10⁻46 kg × मीटर स्क्वायर। न्यूनतम घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तथा कोणीय आवृत्ति की गणना करनी है। तो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति की गणना करनी है, न्यू की गणना करनी है, हमें कोणीय आवृत्ति ओमेगा की गणना करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला रखेंगे ER इज इक्वल्स टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i j+1। j+1 है, j की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रखेंगे, तो हमारे पास ER को सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और है हमारे पास, NO अणु का जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है, I की वैल्यू दी है, तो प्रथम 3 घूर्णी ऊर्जा स्तरों की गणना करनी है, ऊर्जा स्तर निकालना है। ऊर्जा स्तर होता है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i j+1। यहाँ पर h क्रॉस की वैल्यू रख देंगे, I हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख देंगे, और j इज इक्वल्स टू जे के लिए प्रथम 3 घूर्णी ऊर्जा स्तरों के लिए पूछा है, तो इसके लिए पहले के लिए j इज इक्वल्स टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें विभिन्न घूर्णी ऊर्जा स्तरों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एक अणु का जड़त्व आघूर्ण 1.46 × 10⁻46 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर j इज इक्वल्स टू 2 से j इज इक्वल्स टू 1 में ऊर्जा अंतराल की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, j इज इक्वल्स टू 2 के लिए निकाल लेंगे और j इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकाल लेंगे, और उन दोनों में क्या कर लेंगे, अंतराल निकाल लेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी निकाला है, हमारे पास E1 आया हुआ है, E2 आया हुआ है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब एक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक सामान्य जीमान प्रभाव में 6000 एंगस्ट्रॉम की वर्णक्रमीय रेखाओं का जेमानी विपाटन का अंतर दिया गया है 0.110 एंगस्ट्रॉम। तो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और साथ ही हमें E/m का मान भी दिया गया है।
तो इसके लिए देखिए लेमड़ा 6000 एंगस्ट्रोम है, तो और हमें डेल लेमड़ा दी गई है, E/m भी दिया गया है। तो डेल E इज इक्वल्स टू होता है म्यू बी, यहाँ से डेल न्यू निकालेंगे, न्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लेमड़ा है, तो यहाँ से डेल न्यू निकालेंगे। फिर B का जो फॉर्मूला था उसमें डेल न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा B इज इक्वल्स टू 0.0657 इंटू 10⁻23 टेस्ला। ऐसे ही सेम कुछ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो सॉल्व। एक टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में 5000 एंगस्ट्रोम के वर्णक्रमीय रेखा के जैमानी विपाटन का अंतर दिया गया है, तो E/m के मान की गणना करनी है, जो कि हमें पता भी होता है, लेकिन इसकी सहायता से जो एग्जैक्ट मान आएगा क्या वो निकालना है। एक सामान्य जीमान प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रोम की स्पेक्ट्रमी रेखा में 1.1 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रोम का जैमानी विपाटन पाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अब एक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, HCl के अणु का बल नियतांक 520 न्यूटन प्रति मीटर हो तो उसकी प्रथम 3 कंपन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा की गणना करनी है। तो हमारे पास EV होता है V + ½ H क्रॉस ओमेगा नोट, H क्रॉस H अपॉन 2 से हम निकाल लेंगे। ओमेगा नोट है √K अपॉन में म्यू सम्मानित द्रव्यमान है, तो MH MCl अपॉन MH + MCl, जहाँ MH हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, Cl क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान है। यहाँ पर हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद K और म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास EV की वैल्यू आ जाएगी 3.72 इंटू 10⁻²2 V + ½ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर V + ½ आया है, तो प्रथम 3 कंपन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा पूछिए, तो V = 0, V = 1 और V = 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO का जड़त्व आघूर्ण I दिया है, तो डेल E निकालना है, तो H² अपॉन I J+1 से हम इसके विभिन्न ऊर्जा स्तर फाइंड आउट कर सकते हैं 1, 2 के लिए। तो ये थे इस आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।